गुरुजी पंडित सुरेश आर शर्मा को चरणबस्त करता हूँ। गुरुजी चरणबस्त। और जो भी मेरे मित्र हैं, मैं सभी मित्रजनों को नमस्कार कहता हूँ। मुझे आए सिर्फ 2 दिन हुए पाकिस्तान से। गुरुवार को मैं आया तो कल गुरुजी से मिलने आए तो गुरुजी ने कहा कि चलो आयोजन है महाकाल के मंदिर शुरू हो चुका है, वहाँ पे भी गुरुजी विद्या दे रहे हैं, ज्योतिष विद्या की। वहाँ पे भी 4-5 इनके शिष्य बन चुके हैं। ईश्वर की कृपा रही तो इनके माध्यम से ये आपका झंडा वहीं पे भी दुजाएगा, वहीं पे भी लहराएगा। ये ज्योतिष विद्या का नाम आपका वहीं पर हम उजागर करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित नानक शर्मा जी। निश्चित रूप से आपकी आपकी उपस्थिति ने हमारी सभा को गौरवान्वित महसूस कराया है, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महाधिवेशन को निश्चित रूप से सम्बल प्रदान करती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इसी क्रम में आमंत्रित करता हूँ देवास से पधारे श्री अभय कुमार यादव जी को। वे आएँ और अपने विचार अपने इस ज्योतिष विद्या के संबंध में उपस्थित करें। सिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं, कई वर्षों से ज्योतिष विद्या के कार्य में संलग्न हैं। आपको आमंत्रित करता हूँ। सभी विद्वान जनों को, हमारी बड़ी बहनों को, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, ज्योतिषी हैं, सबको चरणों में प्रणाम। मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल दिल्ली से छोटा सा ज्योतिषी हूँ और विद्यार्थी हूँ अभी मैं। फिर भी आप बड़े बड़े विद्वान हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी सीख रहे हैं। सबके लिए ज्योतिष में जो मोती हैं वो चुन के लाया हूँ और कुछ साझा करना चाहता हूँ। कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करें। हम लोग जन्म पत्रिकाएं देखते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। हमने देखा कि जन्म पत्रिका में राजयोग भरे पड़े हैं। शश योग भी है, पंचमहापुरुष योग भी है, मालवी योग भी है और भी बहुत सारे राजयोग हैं, गजकेसरी योग, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। और खासकर कई राजयोग तो ऐसे हैं कि अच्छा नहीं लगता बोलने में, भिखारी भी हैं जिनके अगर राजयोग है तो वो काम क्यों नहीं कर रहे। उसका कारण साझा करने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले 4 स्तंभ है ज्योतिष में: लगन, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा। हालांकि बाकी ग्रह भी काम करते हैं। 5 ग्रह जो ब्रह्मांड में है और राहु और केतु छाया ग्रह है, वो भी अपना काम करते हैं। 4 चीजें सबसे पहले हमें देखनी है और देखते हैं। लगन, लग्नेश। पहले लगन और लग्नेश पे बात करते हैं कि इनके अंशबल को हमें देखना बहुत जरूरी है। जैसे 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री तक बाल अवस्था और 6 डिग्री से 12 डिग्री तक किशोर अवस्था। बाल अवस्था जो है वो ऐसी अवस्था है कि आदमी जैसे बच्चा पैदा होता है तो खुशियां तो बहुत सारी दे देता है हमें कि हमारे घर में बच्चा होता है, लेकिन वो बचपना है, वो शरीर में जान नहीं होती उतनी, वो हमारे किसी काम नहीं आता। किशोर अवस्था 6 डिग्री से 12 डिग्री तक ये फिर भी ठीक है। और 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच में युवा अवस्था, जो सबसे बेहतर मानी गई है। किसी भी लगन और लग्नेश के लिए 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में लगन या लग्नेश है तो मुझे ऐसा लगता है कि जातक के लगन पत्रिका में कितने भी खराब योग हों और लग्नेश मजबूत हो तो जातक फर्श से अर्श पे जाता है। अब बात करते हैं 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के बीच में वृद्ध अवस्था। ये अवस्था भी ठीक ठाक है, उतनी खराब नहीं है। इसके बाद में हम 24 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में है मृत अवस्था। मृत अवस्था एक ऐसी अवस्था है दोस्तों, इसमें शरीर में बल नहीं होता। जैसे हम कहते हैं बुजुर्ग आदमी है, उसके पास ज्ञान तो बहुत सारा है, वो सिर्फ ज्ञान दे सकता है लेकिन हमें हेल्प नहीं कर सकता। कुछ ज्ञान देगा। जो 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में अवस्थाएं होंगी, आप देखना उस जातक के अंदर ज्ञान बहुत होगा, लेकिन वो खुद ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता, तो लगन यहाँ पे कमजोर हो जाती है। अब यही हाल लग्नेश का भी है। तो लग्नेश मृत अवस्था में है या बाल अवस्था में है तो कमजोर माना जाएगा। किशोर अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में है तो ठीक ठाक माना जाएगा।
लेकिन अगर लग्नेश मजबूत अवस्था में है 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में, तो मुझे ऐसा लगता है कि कितने बड़े राजयोग हों तो वो काम करेंगे, और दुर्योग है तो भी जातक अच्छा कर लेगा, लेकिन लग्नेश मजबूत होगा तब, क्योंकि लग्नेश ही जन्म पत्रिका का सूत्रधार है। ये तो हुई लगन और लग्नेश की बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की। सूर्य तो चलो ग्रहों के राजा है, इनके बारे में मौका मिलेगा तो बात करेंगे। बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, मुझे ऐसा लगता है कि जानते तो हम सभी हैं, बच्चे भी जानते हैं, लेकिन जल्दी किसी के समझ नहीं आता, मेरे भी समझ नहीं आता। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं। चंद्रमा 95% जन्म पत्रियों में खराब मिलता है, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है 95 पत्रों में। लेकिन 95% लोग खराब नहीं होते। कैसे? कि चंद्रमा शनि देव के साथ बैठ गए तो खराब, राहु के साथ बैठ गए तो खराब, केतु के साथ बैठ गए तो खराब, और 6, 8, 12 में चले गए तो भी खराब। अच्छा, हमारे पास जातक आता है तो हम कहते हैं भाई तू तो या तो पागल हो जाएगा, या कुछ नहीं कर पाएगा, या मानसिक रूप से बीमार हो जाएगा। नो, ऐसा हर बार नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, एक हम विषय लेके आए हैं, शोध है छोटा सा इस बालक का, कि जब चंद्रमा खराब है तब क्या फल होगा। वही चंद्रमा नवांश में मजबूत हो गया, नवांश में चंद्रमा को बल मिल गया, तब क्या होगा देखते हैं। कि चंद्रमा अच्छी राशि में चला गया, केंद्र में चला गया, त्रिकोण में चला गया, नवांश में, और लगन और लग्नेश बलवान हो गई, तब क्या होगा। लगन लग्नेश का बलवान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो चंद्रमा अच्छा होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चंद्रमा नवांश में अगर अच्छा हो गया तब देखिए जितने नेवी के अफसर हैं सबके चंद्रमा खराब मिलेंगे, चेक कर लेना। सर्जन है, जब तक इनका चंद्रमा खराब नहीं होगा वो सर्जरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा खराब होगा तभी वो सर्जन बनेगा। जितने पुलिस वाले हैं, फौजी हैं, भाई दूसरे का खून नहीं देख पाएंगे, गोली नहीं चला पाएंगे जब तक चंद्रमा खराब नहीं होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी वो तरक्की नहीं कर पाते। राजनेताओं में 1% ही किसी का चंद्रमा अच्छा मिलेगा, नहीं तो सबका खराब मिलेगा। क्यों? बेईमान आदमी बेईमानी कैसे करेगा? चंद्रमा मन है, मन में आएगा ना कि हम बेईमान है, बेईमानी करनी है, तो क्या वो तरक्की नहीं करते? चंद्रमा खराब होने के बाद भी नवांश में अगर उसको बल मिल गया तो जातक 0 से हीरो बनता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन लगन लग्नेश मजबूत होना चाहिए। और एक मजे की बात बताता हूँ, हो सकता है शायद अच्छा ना लगे आप लोगों को, पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ सबसे। चंद्रमा हम ज्योतिषों का भी खराब मिलेगा, चेक कर लेना, किसी को संशय है तो सवाल कर सकता है। चंद्रमा हम ज्योतिषों का भी खराब मिलेगा। कैसे? कि हम ज्योतिषी हैं, हमारे पास आते हैं जातक कि गुरुजी हमारा भला करेंगे, वो बड़े विश्वास के साथ आते हैं और हम कोशिश भी करते हैं। कुछ ज्योतिषीगण ऐसे हैं कि जो दिल से सामने वाले की सेवा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सामने वाला दोबारा मेरे पास ना आए, उस व्यक्ति का चंद्रमा खराब मिलेगा, क्योंकि सामने वाले के दर्द को समझने के लिए चंद्रमा का खराब होना जरूरी है। भाई सामने वाले के दर्द को मैं कब समझूंगा? जब मेरा खुद का मन खराब होगा, जब मुझे दर्द होगा तब समझूंगा ना मैं उसका दर्द। यहीं पे ही बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, क्षमा करें, जिनका चंद्रमा खराब नहीं है, अच्छा है। वो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, जिनका चंद्रमा अच्छा होगा वो ये चाहेगा आजा, और जिसका चंद्रमा ज्योतिषी का खराब होगा वो दर्द को समझेगा, और जिसका खराब नहीं होगा उसकी नजर होगी जातक की जेब पे। चेक कर लेना। क्यों? क्योंकि सामने वाले को दर्द को समझना हर किसी के बस की काम नहीं है ना। एक तो ये बात, एक 2 मिनट का समय और दिया जाए, एक छोटा सा मोती और लेके आया हूं, कोशिश करता हूं कि नवांश में एक ग्रह होता है आत्मा कारक। लगन कुंडली में आत्मा कारक होता है। लगन कुंडली में आत्मा कारक जो ग्रह है नवांश में जहां बैठ जाए, उस स्थिति से, जैसे मान लीजिए मिथुन लगन की कुंडली है, आत्मा कारक हो गए बुध, अगर वो 29 डिग्री के आसपास में है तो आत्मा कारक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बलहीन होना चाहिए आत्मा कारक ग्रह को। वो पहुंच गया नवांश में। नवांश में वो जिस राशि में है उसको लगन कुंडली बना दो।
अब लगन कुंडली बना के लगन कुंडली में जिस राशि में जो ग्रह बैठा है वहां बैठा दो। छोटा सा एक सूत्र है कि हम देखते हैं धन भाव बहुत अच्छा है, लाभ भाव बहुत अच्छा है, लेकिन फल नहीं मिल रहा। तो आज उसी पे एक छोटी सी चर्चा है मेरी। अब बन गई कारकांश कुंडली। लगन कुंडली में कई बार हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ये तो बहुत बड़े बड़े राजयोग है लेकिन मिल तो कुछ रहा ही नहीं है, या बहुत बड़े बड़े दुर्योग है, अरे ये कैसे इतना बड़ा आदमी बन गया। तो कारकांश कुंडली बनती है। कारकांश कुंडली में लगन कुंडली के हिसाब से ग्रह बैठा दो उस राशि के अनुसार। अब देखो क्या होता है मजे की बात, लगन कुंडली से भी ज्यादा आपको अच्छा नजर आएगा ध्यान से देखेंगे तो, लेकिन यहाँ भी लगन और लग्नेश का बलवान होना जरूरी है। लगन और लग्नेश बलवान मिल गए कारकांश कुंडली में, तो मुझे लगता है बहुत सारे दुर्योगों के बाद भी आदमी करोड़पति और अरबपति देखा गया है। कैसे कि कारकांश कुंडली के 11वें घर को देखो, पता चल जाएगा जातक के पास कितना धन आता है, लाखों में आता है या सैकड़ों में आता है। पापी ग्रह बैठा होगा तो बहुत आएगा, पापी ग्रह देख रहा होगा तो उससे ज्यादा आएगा। धन भाव को देखते हैं, कारकांश कुंडली के धन भाव को देखते हैं, वहां पे अगर कोई पापी ग्रह देख रहा है तो पैसा नहीं आएगा, और शुभ ग्रह देख रहा है तो पैसा आएगा। तो एक छोटा सा सूत्र दिया है, कोशिश करता हूं आप लोगों का आशीर्वाद भी लेता हूं और आगे और सीखने की कोशिश करता हूं कि हम कारकांश कुंडली से भी अगर हमें जन्म पत्रिका से कोई चीज समझ नहीं आती है तो वही हम कारकांश कुंडली बना के उससे हम किस तरह प्रेडिक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे उस जातक की संतान के बारे में भी पता कर सकते हैं और करियर के बारे में भी पता कर सकते हैं, और जातक की दशा कैसी जाएगी हम इस बारे में भी पता कर सकते हैं कारकांश कुंडली से। इसी के साथ साथ हम ज्योतिषी हैं, हम सबको अपना बृहस्पति ठीक करना चाहिए और आप सब बड़े बड़े विद्वानों का आशीर्वाद लेना चाहिए। जय श्री महाकाल।